हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2 साल आ चुका है, 2017 में भी और 2020 में भी। ये क्वेश्चन हमारा क्लास 10th के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कारण टाइप में जरूर तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में किसी न किसी पॉइंट में आपको दिया जा सकता है, तो इस तरीके के कारण वाले क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को कारण वाले क्वेश्चन समझ में आते होंगे तो उन स्टूडेंट्स का तो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये कारण वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस तरीके के कारण वाले क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा और आसानी से आपके समझ में आ भी जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई आफ्टर अ रेन। इसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि वर्षा के पश्चात आकाश में जो इंद्रधनुष की प्रक्रिया होती है, कैसे बनता है, उसको हमें यहाँ पर समझाना है। तो इसकी थ्योरी को मैं आपको बाद में लिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोसेस होती है रेनबो बनने की, उसको मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, जिससे जब मैं थ्योरी बताऊं तो इजी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगी। तो पहले हम देखते हैं इसके डायग्राम को। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब ये कैसे बनती है उसको मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष यानी कि रेनबो कब बनता है, ये बरसात पड़ने के बाद में या फिर जब बरसात पड़ रही हो हल्की बहुत और साथ में धूप भी निकल रही हो, तब रेनबो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो इसकी प्रोसेस को यहाँ पर मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख रखा है वर्षा के बाद का दृश्य। आप यहाँ पर देख लें, थोड़ी बहुत बरसात भी पड़ रही है और साथ में यहाँ पर सूर्य भी निकल रहा है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक बूंद से समझा देता हूँ। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक बूंद है जो कि कुछ इस तरीके की होने वाली है। अब यहाँ पर इस बूंद पर जब भी सूर्य से आने वाला जो सूर्य का प्रकाश होगा, जब भी इसकी सतह से टकराएगा, जब ये हमारा बुलबुले में प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर जैसे ही प्रकाश प्रवेश करता है तो यहाँ पर अपवर्तन के कारण जो सूर्य का प्रकाश होता है वो यहाँ पर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं वो आपको पता भी होगा और मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं। वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इन सभी को शॉर्ट में याद करने के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं जो कि हमारा है विबजोर, जिससे आपको सभी कलर याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और ये जो सूर्य का प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन होता है, ये विक्षेपण के कारण ही होता है, जिससे प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और साथ में यहाँ पर आपका कुल आंतरिक परावर्तन भी होता है, जो कि अभी आपके टॉपिक में नहीं है, ये आपको क्लास 12th में मिलेगा। ये प्रक्रिया आपकी जल की बूंद के अंदर होती है और यहाँ पर जो हमारे पास जल की बूंद होती है, ये एक प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती है, जिससे 7 रंगों का विक्षेपण होता है। तो यहाँ पर टकराने के बाद में वापस होते हैं, जिससे घूम करके ये दोबारा से यहाँ से निकलते हैं और साथ में यहाँ पर इनका पुनः क्या होता है, अपवर्तन होता है। और ये 7 रंगों में कुछ इस तरीके से विभाजित होकर ही बाहर निकलते हैं अपवर्तित हो करके। तो जब ये 7 रंग अपवर्तन के बाद में निकलते हैं तो जो भी दर्शक इन्हें देखता है तो उसको क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है। जैसे जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पर बादल भी है, बरसात भी हो रही है और साथ में सूरज भी निकला हुआ है। ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं, इन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और विक्षेपण के कारण ही यहाँ पर हमें इंद्रधनुष दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से जो हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 7 कलर दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप इस तरीके से पॉइंट बनाकर भी याद कर सकते हैं या इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि जल की बूंद क्या करती है, एक प्रिज्म का कार्य करती है। जैसे मैंने आपको समझाया था, जब भी सूर्य का प्रकाश इस बूंद पर
टकराएगा तो ये क्या करेगी बूंद, विक्षेपण के कारण सूर्य का प्रकाश क्या हुआ, 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम यहाँ पर विक्षेपण, और जिससे हम बोल सकते हैं कि ये बूंद क्या काम कर रही है, एक प्रिज्म का कार्य कर रही है। दूसरा पॉइंट है कि वे सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ती है, जैसे मैंने आपको समझा दिया था। और परावर्तन और अपवर्तन के कारण दर्शक रंगीन चाप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखेंगे तो ये हमारा क्या है, एक चाप की तरह दिखाई देता है हमें। तो यहाँ पर आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। अब इसके टॉपिक में हम क्या लिखने वाले हैं, कैसे लिखेंगे, वो सब मैं आपको आगे समझा देता हूँ। चाहे तो आप इसी डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम इसकी थ्योरी में क्या लिख करके आएंगे, और ये कारण टाइप में क्वेश्चन आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। वो देखते हैं हम इसमें आगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर आप इस तरीके से लिख करके आ सकते हैं। इसमें हमसे क्या बोल रखा है लिखने के लिए कि इंद्रधनुष आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला क्या एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे पास जल की छोटी छोटी बूंद होती है, उन्हीं में ये स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना। इस तरीके से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण या विक्षेपण, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, के कारण प्राप्त होता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। मैंने आपको एक बूंद के उदाहरण से बताया था कि जो हमारे पास बूंद होगी, जब सूर्य का प्रकाश आएगा और ये 7 रंगों में विक्षेपित हो जाएगा, तो ये हमारी प्रिज्म की तरह कार्य करेंगी। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित तथा आंतरिक परावर्तित करती है। और ये टॉपिक आपका क्लास 12th में, इस बात का भी आप ध्यान रखना। जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं, जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि इस प्रकार प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचते हैं। इसी का बोलते हैं हम इंद्रधनुष बोलते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको इंग्लिश में समझाया है, या मेरे हिसाब से आप बना कर भी लिख करके आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक समझ में आ गया हो। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ से इसकी थ्योरी को आप लिख सकते हैं, और ये कारण टाइप में जरूर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कारण टाइप में या तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ होगा, जिसमें हमें 3-4 पॉइंट पूछ रखे होंगे। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके से कारण वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे, तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि कितना इजी क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम समझ में आ गया हो, उसी से हमने यहाँ पर ये थ्योरी लिखी है। अगर ये थ्योरी आप भूल भी जाएं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया है, आप उस तरीके से थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में बना करके भी लिख करके आ सकते हैं। और यहाँ से आप इसको नोट भी कर लेना। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर भी जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी आप इस प्लेलिस्ट को जरूर तैयार कर लें। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।